हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग आर्मी का जो टेक्निकल का स्पेशल जो फिजिक्स क्वेश्चन होता है, यानी कि टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट या एमएनएस हो या एनडीए या सीडीएस, आप किसी भी तरह का टेक्निकल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो 280 क्वेश्चन है आपको 100% आना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक एक कोशिश मैं आपको यहाँ करूँगा दोस्तों कि एक ही वीडियो में मैं चाहता हूँ कि यह 280 क्वेश्चन आपको बता दूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, आप इसे आसानी से देखिए समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए दोस्तों, दो बार इसको देख लीजिए, आपको यह 280 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इसका सभी का आंसर देखते हैं। बोला है दोस्तों पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जूल होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी का इकाई होता है। एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर मात्रक है दोस्तों विद्युत धारा का। दोस्तों यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ भोपाल टीसी में पूछा गया है या पॉलिटेक्निक में आरआरबी, यानी कि ये हर एग्जाम में पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आर्मी, एनडीए, सीडीएस, यानी कि ये बहुत सारे सेनाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको प्रीवियस ईयर से उठाया हूँ ताकि ये इस टेक्निकल में भी बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें शो नहीं किया है कि आपको टेक्निकल में कब पूछा है, लेकिन ये हर बार पूछा गया है टेक्निकल में क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। चंद्रमा और अधिवर्ष यह समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों यह दूरी का मात्रक है। पार्शिक इकाई है। तो पार्शिक इकाई क्या चीज का है दोस्तों? तो पार्शिक जो है यह दूरी का इकाई होता है। पार्शिक जो है दूरी का इकाई होता है। छठा देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापता, ये सही है। समुद्री मील की दूरी की इकाई होती है, यह सही है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए सेल्सियस जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये टेम्परेचर की इकाई है। तो यहाँ हमारा गलत जो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। 7 नंबर दोस्तों देखिए क्या पूछा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है दोस्तों यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ल्यूमेन क्या है, सॉरी, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। दाब का मात्रक है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक है दोस्तों? तो कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यहाँ देखिए थोड़ा कंफ्यूज आप मत होइएगा, कैंडिला जो है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, लेकिन ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। याद रखिएगा, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स और कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 10 नंबर पूछा है दोस्तों, यंग प्रस्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है। तो यंग प्रस्थता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11 पूछा है, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यह कौन सी जो भौतिक राशि जिसका समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यहाँ बल और दाब होगा। दोस्तों इसको आप आसानी से रट जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा ही जाएगा, चाहे आप टेक्निकल से दे रहे हो या नर्सिंग से दे रहे हो या एनडीए सीडीएस या आप एमएनएस या कोई भी ट्रेड से दे रहे हैं आर्मी का, तो आपको ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप इसको आसानी से सुनिए और समझिए। आपको सुनते समझते ही यह हर चीज़ याद हो जाएगा। अदिश राशि है। तो दोस्तों इसमें कौन सी अदिश राशि है? तो देखिए ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है ऊर्जा जो है क्या है दोस्तों? यह अदिश राशि है, ऊर्जा। निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ वेग जो है सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। मैं एक अदिश और सदिश का पहचान के लिए एक वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा ट्रिक वाला, वो आप देख लीजिएगा उसको। 100% आपको सदिश और अदिश समझ में आ जाएगा, कौन सदिश है कौन अदिश है। 14 नंबर देख लीजिए क्या बोला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि
P बराबर क्या होता है mv², यानी कि द्रव्यमान जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। 15 पूछा है दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या समान रहती है दोस्तों? तो यहाँ समान वेग रहती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या यहाँ समान वेग होती है। बोला है दोस्तों एक न्यूमेरिकल, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली बल त्वरण क्या है? तो उत्पन्न होने वाली त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, क्योंकि F बराबर दोस्तों होता है ma। देखिए दोस्तों 17 नंबर क्या पूछा है। 17 नंबर पूछा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति का विषायक या प्रथम नियम। यह है न्यूटन की गति का विषायक या प्रथम नियम। 18 पूछा है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट दोस्तों किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 19 पूछा है दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो अश्व अगर दोस्तों एकाएक चलना प्रारंभ करता है तो अश्वरोही जो उस पर बैठा हुआ रहता है वो उसे गिरने की आशंका किस कारण होती है? तो यह घोड़ा जो है पहले विश्राम जड़त्व में होता है, इसी कारण वह एकाएक चलने पर आदमी गिरने को हो जाता है। तो यह विश्राम जड़त्व के कारण होता है इसे। 20 नंबर पूछा है दोस्तों, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज से आती हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों? जब दोस्तों क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, जब बॉल आता है तो वह उसको पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्यों दोस्तों? तो इसमें दोस्तों होता है कि बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ जाती है, बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ जाती है, जिससे उसे कम चोट लगता है। 21 पूछा है दोस्तों, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल मैंने आपको बताया था कि F बराबर क्या होता है दोस्तों? ma। तो बल का गुणनफल द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि F बराबर ma। पूछा है दोस्तों यहाँ शरीर का वजन, दोस्तों थोड़ा धुंधला है, देख लीजिएगा यहाँ। शरीर का वजन कहाँ ज्यादा होता है? तो ध्रुवों पर अधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? शरीर का वजन सबसे अधिक होता है। 23 पूछा है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो दोस्तों यदि मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका 100 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 1/6 भार होती है। तो यहाँ हो जाएगा 6 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन। 24 पूछा है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार अगर 39.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान दोस्तों जाएगा 3 किलोग्राम। 25 पूछा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग क्यों लगा सकता है? क्योंकि चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की गुरुत्वाकर्षण तल की तुलना में अत्यल्प यानी कि बहुत कम होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। पूछा है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? दोस्तों उस जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से घटा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन आपका जो आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में, सॉरी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। आयतन जो है पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटेगा। सॉरी फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन 28 नंबर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें होता है क्या कि पहले जो है आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। आयतन जो है पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा।
29 पूछा है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाता है तो बीकर में पानी का तल क्या होता है दोस्तों? अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित उतना ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, उतना ही रहेगा। 30 पूछा है दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? तो दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा हुआ रहता है, जब वो फ्रीजिंग यानी कि जम जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों दोस्तों? तो जब पानी जमने पर वह क्या होता है? फैलता है। पानी जब जमता है तो वह फैलता है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 30 का आपका हो गया। 31 नंबर पूछा है दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों दोस्तों? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो उसमें बर्फ 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 सड़क से सख्त होता है। सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैर की धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट होगा। बर्फ में है जो दोस्तों सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, जिसके कारण आदमी फिसल जाता है। 32 नंबर पूछा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में जाता है तो जहाज क्या होता है? थोड़ा ऊपर आ जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? कि नदी जो है इसमें क्या होता है? मीठा जल होता है, और समुद्र में क्या होता है? खारा जल होता है, जिसके कारण इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। इसी कारण जहाज जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है। 33 नंबर दोस्तों देखिए क्या पूछा है। 33 पूछा है आपसे, लोहे की कील पारे में क्यों तैरता है? लोहे की जो कील है, यानी कि जो कोई भी मतलब उसका लोहे का टुकड़ा जो है पारे पर क्यों तैरता है जबकि यह पानी में डूब जाता है? तो दोस्तों, जो लोहे की कील है ये पारे पर क्यों तैरने लगता है जबकि पानी में यह डूब जाता है? तो यहाँ दिया है दोस्तों, लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे की जो घनत्व होता है यह पानी से ज़्यादा होता है, परंतु पारे से कम होता है। 34 पूछा है दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है इसका घनत्व। 35 पूछा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहने वाली है जो है दोस्तों घनत्व है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? तो दोस्तों यहाँ दिया है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो यहाँ 1/10 हो जाएगा आपका आंसर, 1/10। तो यहाँ अभी आपका 37 और 38 भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। बर्फ के 37 क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों दोस्तों? तो इसका कारण है दबाव अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है। दोस्तों, हवाई जहाज में यात्रा करते समय स्याही पेन से निकल जाती है, क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में कमी के कारण। 39 पूछा है दोस्तों आपसे कि ऊंचाई की जहाज़ों पर पानी 100 सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? जब दोस्तों ऊंचाई की जगहों पर आदमी जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है पानी? तो दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 46 पूछा है दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 41 पूछा है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम जो है दोस्तों तूफानी होता है, यानी कि जो है वायु दाब मापी है इसका रीडिंग जो है अचानक गिरता हुआ दिखाई देता है, तो इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? यह तूफानी होगा, मौसम जो है तूफानी होगा, आंधी तूफान आएगा। अब 42 देखिए दोस्तों क्या बोला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों दोस्तों?
तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। जो दोस्तों होता है प्रेशर कुकर में अधिक दाब के कारण इसमें पानी जो है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों दोस्तों? हाइड्रोजन से जो भरा गुब्बारा होता है यह वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वायु दाब घट जाता है। वायु दाब जो है ऊपर जाने पर घट जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा 43 का, वायु दाब घट जाता है। 44 पूछा है दोस्तों, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? यानी कि सूर्य जो है हमेशा क्यों जलते रहता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसमें होता है नाभिकीय संलयन। 45 बोला है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। 46 पूछा है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। 47 पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है दोस्तों? तो यह खींचा हुआ धनुष जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है। लेकिन चलता हुआ हथौड़ा गतिज है, बहता हुआ पानी भी गतिज है, चलती हुई गोली भी गतिज ऊर्जा है। लेकिन खींचा हुआ धनुष जो है यह स्थितिज ऊर्जा है। 48 पूछा है दोस्तों, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? दोस्तों किसी भी वस्तु की अगर गति दुगुनी है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह चौगुनी हो जाता है। 49 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैधता ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका मतलब है दोस्तों यह, इसका परिभाषा क्या होगा? जो निम्न में से कौन सा नियम या कथन को वैध करता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा का न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह किसका कथन है दोस्तों? इस किसका परिभाषा है? तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। 50 पूछा है दोस्तों, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है। साइकिल जो चलाने वाला है मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका कारण है दोस्तों, वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र का आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। इसी कारण वह मोड़ लेते समय झुक जाता है आगे की तरफ। 51 पूछा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में दोस्तों जो है अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, अपकेंद्रीय बल लगता है। 52 पूछा है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो दोस्तों किसी भी वस्तु को कहीं ले जाया जाता है तो उसका भार बदलता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है किसी भी वस्तु का। तो यहाँ बोला है कि जब एक पत्थर को चांद से सतह पर लाया जाता है तो उसका क्या होता है दोस्तों? तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। 43 पूछा है दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को उसका भार अधिक मालूम जब पड़ता है जब दोस्तों लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। तो जब लिफ्ट जो है ऊपर जाती है तभी उस व्यक्ति को उसका भार अधिक महसूस होता है। 54 पूछा है दोस्तों, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही होगी कहाँ दोस्तों? जब उसको कम प्रतीत होगा तो लिफ्ट कहाँ जा रही होगी? तो लिफ्ट जो है दोस्तों समान गति से नीचे जा रही होगी, समान गति से नीचे जा रही होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। 55 देखिए दोस्तों क्या पूछा है,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे नजदीक है? तो आपको वहाँ बताए थे कि 1/6 जो होता है। 56 पूछा है दोस्तों, लोलक की काल अवधि। तो लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो लोलक की काल अवधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी द करेक्ट होगा। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 57 पूछा है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियां जो है दोस्तों यह गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि इसका जो लंबाई बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण इसका लंबाई बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 58 देखिए क्या पूछा है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो यहाँ 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल 2% ही बढ़ता है। 59 देख लीजिए दोस्तों, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्यासों का अनुपात कहते हैं, प्यासों का अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो दोस्तों वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो सतही तनाव के कारण होती है, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सतही तनाव के कारण होती है। 61 देखिए दोस्तों क्या बोला है, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है। तो तेल दीप की बत्ती में जो तेल है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो या केशिकत्व के कारण चढ़ता है। तो केशिका क्रिया के कारण, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट होगा, केशिका क्रिया के कारण। श्यानता की इकाई है दोस्तों। तो श्यानता की इकाई जो तो दोस्तों होता है यहाँ प्वाइज होता है, प्वाइज। 63 बोला है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लवनकर्ता से संबंधित वैज्ञानिक कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा आर्किमिडीज जो है ये उत्प्लवकर्ता से संबंधित वैज्ञानिक है। इसका खोज इसी ने किया था, उत्प्लवकर्ता। 64 पूछा है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो महान वैज्ञानिक कहाँ से थे दोस्तों? तो यह ग्रीस से थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे ग्रीस से थे, इसका मतलब जन्म स्थान ग्रीस में हुआ था। 65 पूछा है, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य। 66 पूछा है दोस्तों, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है दोस्तों यह 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। यहाँ अवश्रव्य तरंगों की ध्वनि जो होती है यह 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि होती है दोस्तों। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है दोस्तों यह 20,000 से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, 20,000 से अधिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 68 पूछा है दोस्तों, ध्वनि तरंगे है। तो ध्वनि तरंग क्या है? यह लंबवत है। ध्वनि तरंग जो क्या है यह लंबवत है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है दोस्तों यह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से क्या होती है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। जो सुनने योग्य ध्वनि दोस्तों बोला है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो जो सुनने योग्य ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 70 पूछा है दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 232 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो ध्वनि की चाल सेम ही रहती है, यानी कि 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। 71 पूछा है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम जो है दोस्तों यह इस्पात में होती है। 72 पूछा है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग
वायु में जो है ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो यह 330 या 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो 330 या 332 मीटर पर सेकंड होता है। 73 पूछा है 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। तो 100 डेसिबल से अधिक का शोर किससे संगत होता है दोस्तों, तो किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल है, यानी कि किसी फैक्ट्री या दुकान से आने वाली शोरगुल जो होता है दोस्तों, यह 100 डेसिबल से अधिक का होता है। 74 पूछा है, देखिए क्या, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो इनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न के अंतर से कान किया जा सकता है। तो यदि दोस्तों पूछा है कि सितार और बांसुरी दोनों एक साथ बजाया जाए तो स्वर को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका कारण है दोस्तों आप केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण पहचान सकते हैं, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों। तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ वायुमंडल नहीं है। 76 पूछा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। 77 पूछा है ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो यह परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। 78 पूछा है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह नौ संचालकों के प्रयोग में लाया जाता है। 79 पूछा है, देखिए क्या, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो किसी ध्वनि स्रोत में की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉप्लर प्रभाव। 80 पूछा है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, यह ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है दोस्तों बढ़ती जाती है, यह ऐसा किस परिघटना के कारण होता है, तो यह भी डॉप्लर प्रभाव के कारण ही होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान जो है दोस्तों होता है यहाँ 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। 82 पूछा है दोस्तों कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। तो वह कौन सा डिग्री सेल्सियस तापमान है दोस्तों जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है, तो यह -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों तापमान सेम ही होता है। तो न्यूनतम संभवतः तापमान कितना होता है, तो न्यूनतम संभवतः तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ये इज द करेक्ट होगा। 84 पूछा है दोस्तों किसी मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सेल्सियस मत मार दीजिएगा क्योंकि 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछा है तो यहाँ आपका हो जाएगा 98 फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। 86 देखिए क्या पूछा है ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों दोस्तों। तो इसका कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। 87 पूछा है आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो आणविक संचलन के कारण ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह संवहन कहलाता है। 88 पूछा है निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो निम्नलिखित द्रव में सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है, तो यहाँ पारा जो है सबसे अच्छी ऊष्मा का चालक है। 89 पूछा है दोस्तों शीतकाल में कपड़े
हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो शीतकाल यानी कि ठंडे के मौसम में कपड़े जो है हमें गर्म रखते हैं, क्यों दोस्तों? तो इसके कारण जो है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। कपड़ा जो है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, जिससे इंसान को ठंडी नहीं गर्मी लगता है। 90 पूछा है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है दोस्तों? तो यहाँ जो है सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करता है, ताप का कम अवशोषण करता है। 91 देखिए क्या पूछा है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग किस लिए होता है? तो ये अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मति में। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मति में होता है न्यूनतम तापमानों का प्रयोग। 92 पूछा है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों दोस्तों? तो तेज हवा जब बहती है उस रात में ओस क्यों नहीं बनती है? तो यह वाष्पीकरण की दर को वाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। जब हवा बहती है तो वाष्पीकरण की दर तेजी से होता है, जिससे ओस नहीं बन पाता है। 93 पूछा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 94 पूछा है दोस्तों, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो मनुष्य जो है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है दोस्तों? यहाँ जो है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं होता है। जो पसीना जो है आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिससे मनुष्य जो है अपने आप को बेचैनी टाइप के महसूस करता है। 95 पूछा है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी द्रव का जो है उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण। 96 पूछा है, कपड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर जो है पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही तापमान पर पानी उबलने लगता है पहाड़ों पर। 97 देखिए क्या पूछा है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्यों नहीं? जो है भाप से दोस्तों अधिक हाथ जलता है, जबकि गर्म पानी से यानी कि उबलते हुए पानी से कम, क्यों दोस्तों? देखिए यहाँ भाप में जो होता है दोस्तों गुप्त ऊष्मा होता है, भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होता है, जिसके कारण अधिक हाथ जलता है, जबकि गर्म पानी से कम जलता है। 98 पूछा है दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा का पुष्टि करता है दोस्तों? तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का। 99 पूछा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है दोस्तों अनुप्रस्थ है, और ध्वनि बताए थे अनुदैर्घ्य। देखिए यहाँ ट्रिक याद कर लीजिए, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। 100 पूछा है दोस्तों, प्रकाश विकिरण की विकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की गति। दोस्तों तो 100 क्वेश्चन हो गया यहाँ। अब चलते हैं हम लोग 101 देखते हैं। तो 101 में पूछा है दोस्तों, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? तो यह बढ़ती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या है? यह बढ़ती जाती है। तो दोस्तों 102 पूछा है, प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति कितना होती है दोस्तों? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 103 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो इसका एक ट्रिक याद रखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो यानी दोस्तों जब चांद दोनों के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन दोस्तों जब पूछा है चंद्र ग्रहण कब होता है,
तो चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? यहाँ पूर्णिमा के दिन होता है। तो पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देख लीजिए। ये देखिए सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्र। ये सूर्य यहाँ लिख दिए, सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्र। दोस्तों देखिए चंद्र, सूर्य और पृथ्वी ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों आपसे पूछा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण में दोस्तों क्या है, यहाँ सूर्य ग्रहण में चांद जो है ये दोनों के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जब पूछेगा चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण में देखिए सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी जब आ जाएगा, पृथ्वी, तो ये हमारा चंद्र ग्रहण होगा। जब चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आता है, सूर्य ग्रहण में चांद बीच में आता है। तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण में क्या आता है, चांद हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, इसी कारण सूर्य ग्रहण होता है। पूछा है दोस्तों 104 नंबर, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, यानी कब लगता है चंद्र ग्रहण? तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? यह अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण। 105 नंबर देखिए क्या पूछा है। उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। बोला है कि दोस्तों उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है, यानी कि जो हीरा जो है इसको, इसमें अधिक चमक के कारण क्या है? तो इसका बोला है कि उचित अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, जिसके कारण वह अधिक चमकता है। पूछा है दोस्तों 106, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसका व्याख्या की जा सकती है। किस क्या व्याख्या की जा सकती है दोस्तों? तो यह जो है परिवर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर यह सीडी जो है, डिस्क जो है, सूर्य के प्रकाश पर 7 रंगों की इंद्रधनुष की तरह चमकता है। 107 देखिए क्या पूछा है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, अपवर्तन। 108 देखिए क्या पूछा है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परिवर्तन कोण कितना होगा? दोस्तों आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समतल दर्पण पर आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पूछा है आपतित कोण 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। 109 पूछा है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो परिवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होगा? तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है दोस्तों यह 3.0 होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो बोला है दोस्तों यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो परिवर्तित किरण का घूर्णन जो होगा 2 थीटा हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है दोस्तों? तो जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। मृग तीक्ष्णा यानी कि मिराज जो है, मरीचिका जिसको कहते हैं, मृग तीक्ष्णा तृष्णा मृग तृष्णा जो मिराज जो उदाहरण क्या है दोस्तों? तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मिराग भी दिखाई देता है। 13 नंबर पूछा है दोस्तों, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को निरीक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप किस पर आधारित है दोस्तों? यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर भी आधारित है। इंडोस्कोप जो पेट के अंदर को किसी भी अंग को चेक किया जाता है इंडोस्कोप द्वारा, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। पूछा है दोस्तों 14 नंबर, इंद्रधनु डैश के कारण होते हैं। तो इंद्रधनुष किसके कारण होते हैं? तो यह परिवर्तन एवं अपवर्तन के कारण होते हैं इंद्रधनुष। 15 पूछा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। 116 पूछा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण
का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है दोस्तों? ये धूलकण जो है प्रकाश में, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। 17 पूछा है दोस्तों, देख लीजिए। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों दोस्तों? तो खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 18 नंबर देखिए क्या पूछा है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? तो ये आकाश का पतन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के कारण जो है दोस्तों समुद्र का जल नीला प्रतीत होता है। 19 पूछा है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। 120 देखिए क्या पूछा है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है दोस्तों? तो ये बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। बहुलित परिवर्तन तथा व्यतिकरण का उदाहरण है। पूछा है दोस्तों 121। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी जो है बनाने के लिए काम लेते हैं कौन सा दर्पण दोस्तों? तो अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाते हैं जिसमें बड़ा बड़ा हर चीज दिखाई देता है। 123 पूछा है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। 124 पूछा है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण न्यूनतम लंबाई होती है। तो आवश्यक दर्पण की जो है न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 0.75 मीटर। 0.75 मीटर जो है दर्पण होगा, तभी एक व्यक्ति का जो है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का उसका अच्छा चेहरा पूरा दिखाई देगा। 125 में देखिए क्या पूछा है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। जब कोई वस्तु जो है दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा ही करता है अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है दोस्तों 0 डायोप्टर होती है। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ आपको चाहूँ तो पूरे A to Z हर क्वेश्चन को समझाने में 1 से 2 मिनट लूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन से मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन बता सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ आपको टारगेट दिया है कि कम से कम टाइम में आपको 288 क्वेश्चन इसको मैं पहले रटा दूँ। उसके बाद आप कमेंट में जो भी बताइएगा मैं आपको कमेंट वाइज हर 10 क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगा। आप जैसा चाहिएगा वैसे मैं बताऊंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा आप हमको बताना चाहिए आपको। देखिए 128 क्या पूछा है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी। तो उसकी फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। 129 देखिए क्या पूछा है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परिवर्तित नहीं करता। 130 पूछा है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देने लगता है। 131 देख लीजिए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किस पर किया जाता है? तो तरंग धैर्य द्वारा प्रकाश का जो है रंग निश्चित किया जाता है तरंग धैर्य द्वारा। 132 देखिए क्या पूछा है। 3 रंग मूल रंग है। तो कौन सा रंग प्राथमिक रंग है दोस्तों? तो ये नीला, हरा और लाल। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं RGB। RGB याद रखिएगा, नीला, हरा और लाल जो है यह प्राथमिक रंग है। 133 देखिए। सबसे कम तरंग धैर्य वाला प्रकाश होता है।
तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैगनी। और सबसे अधिक वाला लाल होता है। चौथी देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफेद बनता है। जब हम लोग लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाते हैं तो जो रंग बनता है वह सफेद बनता है। 135 में देखिए क्या पूछा है, कैमरे में किस प्रकार की लेंस उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में है दोस्तों उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। 136 देखिए, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का जो काम होता है दोस्तों, आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को एकत्रित करना होता है। आइरिस का काम होता है प्रकाश, आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को एकत्रित करना। 137 देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग क्या किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण। निकट दृष्टि जिसको दोष है उसको अवतल दर्पण से ठीक किया जाता है। अवतल लेंस देखिए 38 पूछा है दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। एक समझिए देखिए, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में कौन सा लेते हैं? तो उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि के लिए जब हम लोग अवतल लेंस लेते हैं तो दूर दृष्टि के लिए हम लोग ऑटोमेटिक उत्तल लेंस ही होगा। 139 देख लीजिए, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। कूलम्ब इकाई है। तो कूलम्ब किसका इकाई है? तो विद्युत आवेश की इकाई है कूलम्ब। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। तो किसी आवेशित चालक की संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहते हैं दोस्तों। 42 देखिए क्या पूछा है, 142, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण फलस्वरूप के कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। 143, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? यदि आप कहीं जा रहे हैं, यदि अचानक बिजली गिरने लगे और पानी होने लगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आप कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियाँ खोल देंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे, कार से नीचे उतर जाएंगे, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। 144 पूछा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है दोस्तों? यह नियम जो है कूलम्ब का नियम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, कूलम्ब का नियम। 145 देखिए क्या पूछा है, किसी वस्तु विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर के द्वारा। 146 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो कौन सा पदार्थ जो है दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ हो जाएगा हमारा चांदी। अधिचलकता का लक्षण है। तो अधिचलकता का लक्षण क्या है? उच्च परागम्यता। जो अति चलक है यानी कि सबसे अधिक चलकता होता है, इसका लक्षण क्या होता है दोस्तों? तो उसका उच्च परागम्यता लक्षण होता है। 147 देखिए, अधात्मीय विद्युत की कुचालक होती है क्यों? तो अधात्मीय विद्युत की कुचालक क्यों होती है दोस्तों? तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह विद्युत का कुचालक होती है। देखिए 149, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्यों? तो यह सस्ता होता है, इसी कारण इसको विद्युत चालन में प्रयोग किया जाता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते
समानांतर समान विभव। दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन 150, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते हैं समान विभव पर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा, समान विभव पर। 151 देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एसी करंट को दिष्ट यानी कि विद्युत जो है प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ हम लोग कहते हैं इसको रेक्टिफायर। हाँ, रेक्टिफायर यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, रेक्टिफायर। 152 देख लीजिए, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित यानी कि अर्थिंग के लिए दिया जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? यदि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। 153 देखिए, विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? तो समानांतर क्रम में लगे होते हैं, समानांतर क्रम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। घरों में जो बल्ब पंखे लगे होते हैं समानांतर क्रम में लगे होते हैं। 157 पूछा है दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम किसका है? तो यह ओम का नियम है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक आप लोग देखेंगे कि ओम होता है यहाँ, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो ओम मीटर होता है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, संपूर्ण प्रतिरोध दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका 2। 160 देख लीजिए दोस्तों क्या पूछा है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है दोस्तों? तो ये अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड। 162 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 163 पूछा है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक है, तो वोल्टीय सेल के आविष्कारक जो है दोस्तों एलेक्जांड्रो वोल्टा है। 164 पूछा है, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल को क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। 165 लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 166 पूछा है, विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया? तो फैराडे ने प्रतिपादित किया है। 167 देख लीजिए क्या पूछा है कि सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होते हैं। दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, सामान्य वैद्युत उपकरणों में के लिए फ्यूज तार के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 165 हो गया, 166 हो गया, 167 देख लीजिए क्या पूछा है, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो क्या निम्नलिखित गुण होने चाहिए दोस्तों? तो इसमें आपका होना चाहिए पतला तार, और ये हो जाएगा निम्न गलनांक मिश्र धातु, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, 2 और 3 दोनों होना चाहिए। 168 पूछा है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो आमतौर पर दोस्तों सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार फ्यूज जो है किस तार की बनी होती है? तो यह टीन और शीशे की एक मिश्र धातु की बनी हुई होती है।
169 पूछा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों यह टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है यह निम्न में से नाइक्रोम धातु का बना होता है। 171 पूछा है दोस्तों कि यदि 100 वोल्ट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रतिदिन ऊर्जा की उपयोग का मान कितना होगा दोस्तों। तो 1 यूनिट होगा, क्योंकि 1000 केवी इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो 100 गुने 10 गुने 1 कीजिएगा तो आपका 1000 आंसर आएगा, जिसका मतलब होता है 1 यूनिट। 172 पूछा है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। तो त्वरित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। 173 देखिए निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। तो विद्युत अनुचुंबकीय कौन सा है। तो यहाँ क्रोमियम जो है विद्युत अनुचुंबकीय है। 174 दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय जो है यहाँ बिस्मथ हो जाएगा, बिस्मथ। 175 देख लीजिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया। तो ओस्टेड द्वारा। 176 पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जो है दोस्तों निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया था दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा जनित के। 177 देख लीजिए विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो है किसके सिद्धांत के अनुसार काम करता है। तो यह फैराडे के नियम के अनुसार काम करता है। 178 ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति है। तो ये एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। 179 बोला है लेंज का नियम निम्न में से किसके लिए आवश्यक है। तो लेंज का नियम जो है किसके लिए आवश्यक है दोस्तों। तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। 180 पूछा है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या दोस्तों 4 हो जाता है। नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार दोस्तों 10 के पावर माइनस 15 मीटर 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। नाभिक का आकार दोस्तों 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। 185 पूछा है पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एंडरसन ने किया था पोजिट्रॉन की खोज। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो 1 होती है। 187 देखिए क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है। तो 1 यूनिट ऋणावेश का वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। 189 पूछा है ये ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं, तो तत्वों में पाए जाते हैं। 191 पूछा दोस्तों एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 192 पूछा है 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं। जो हमारा सूर्य का जलना इसी पे आधारित है और हाइड्रोजन बम का भी इसी पे आधारित पर प्रक्रिया होते रहता है। 193 पूछा है दोस्तों परमाणु बम
का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है परमाणु बम। लेकिन हाइड्रोजन बम दोस्तों पूछ दे तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा। तो हम लोग का परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों चीज उत्सर्जित करता है। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है, यानी कि उत्सर्जित क्या करता है? ये गामा किरण उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। ब्रीडर यानी कि ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्लूटोनियम प्रयुक्त किया जाता है। 197 पूछा है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का जो दोस्तों नाभिकीय विखंडन में के प्रचालन में किया जाता है प्रयोग। परमाणु पाइल का नाभिकीय विखंडन के परिचालन में प्रयुक्त किया जाता है। 98 पूछा है दोस्तों 100 कि क्यूरी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई को क्यूरी कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न किस लिए होता है? तो नियंत्रण विखंडन के कारण उत्पन्न होता है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा। 200 दोस्तों पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ 200 क्वेश्चन अभी खत्म हुआ। अभी कम से कम हमारा 88 क्वेश्चन है। अभी चलिए इसको हम लोग देखते हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा। आप देख लीजिए इसको आसानी से, ताकि आपको 280 88 क्वेश्चन याद हो जाए दोस्तों, कि आप किसी भी कंपटीशन में जा करके आप तहलका मचा दें। चलिए दिखाते हैं और भी 88 क्वेश्चन क्या है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है दोस्तों? तो ये सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का निष्कर्ष है। 202 पूछा है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित करती है? डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। 3 पूछा है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो रडार का उपयोग जो है दोस्तों जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। 4 पूछा है त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? तो ये होता है होलोग्राफी द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। 205 पूछा है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो एडविन हब्बल ने दिया था, एडविन हब्बल ने। 6 नंबर पूछा है दोस्तों ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो ये कोपरनिकस ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यह कोपरनिकस ने प्रमाणित किया था। 8 पूछा है 200 कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो है दोस्तों हाइड्रोजन पाया जाता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये नाभिकीय संलयन है। 210 पूछा है तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 2 ग्रह हो जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो 2 ग्रह हुआ कौन सा है दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र जो है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। 212 देख लीजिए क्या पूछा है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो भोर का तारा जो है दोस्तों शुक्र ग्रह को कहते हैं।
14 पूछा है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के 88 दिनों में चक्कर लगाता है। 15 पूछा है दोस्तों निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल दिए जाने पर वह तैरने लगता है? तो निम्न में से वह किस ग्रह का घनत्व पानी से कम होता है जिसे पानी में डालने पर वह तैरने लगता है? तो यहाँ शनि ग्रह जो है यह इसका घनत्व सबसे कम होता है जिसे पानी पर डालने पर तैरने लगता है। 16 पूछा है सूर्य की सतह का तापमान होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है दोस्तों 5800 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है? तो सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेपच्यून की खोज की? तो नेपच्यून की खोज गैले ने किया था दोस्तों। नेपच्यून की खोज गैले ने किया था। तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है? तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है दोस्तों बुध है, जो 88 दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य को। 220 पूछा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है दोस्तों बुध ही हो जाएगा, बुध। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वह कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा है। तो सूर्य को हम लोग तारा भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, जो पृथ्वी के सबसे समीप तारा जो है सूर्य है। 23 पूछा है 200 मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले शैल की छोटे टुकड़े को समूह को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है? तो हैली का धूमकेतु जो है सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों बाद करता है? तो यह 76 वर्षों बाद करता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य ने सबसे पहले 1969 में चांद पर कदम रखा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है दोस्तों काला दिखाई देता है। लाल ग्रह डैश के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह जो है दोस्तों मंगल के नाम से जाना जाता है। निम्न पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 365.25 दिन में चक्कर लगाता है। 229 पूछा है दोस्तों पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU के माइंड प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया था? तो इसका नया नाम जो दोस्तों दिया था 134340। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। मीथेन की बृहस्पति में वो कौन सी गैस उपस्थित होता है? तो बृहस्पति जो है बृहस्पति ग्रह में मीथेन सबसे अधिक गैस होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग का 231 क्वेश्चन खत्म हुआ और 50 क्वेश्चन बच गया दोस्तों। इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है जिस कारण हम लोग को थोड़ा देर दिक्कत भी होगा पढ़ने में और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों आप इस 230 क्वेश्चन को आसानी से एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट में बताइए, मैं इसको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।